हेलो ट्रेनीज। मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेकेंडरी सेल पढ़ना शुरू किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को सेकेंडरी सेल का प्रयोग और उसके यूजेस ये सब बता दिए थे। उसके साथ ही मैंने आप लोगों को लेड एसिड सेल का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, यानी उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये भी बता दिया था। अब इस लेक्चर में हम लेड एसिड सेल का वर्किंग पढ़ेंगे, तो वो कार्य किस प्रकार से करता है। लेड एसिड सेल का वर्किंग पढ़ेंगे, उसके बाद लेड एसिड सेल का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि उसके कौन कौन से गुण होते हैं। उसके बाद से हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, निकल आयरन बैटरी। निकल आयरन बैटरी में हम इसका पढ़ेंगे कि इसका कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके कौन कौन से भाग होते हैं, इसकी वर्किंग पढ़ेंगे और फिर इसके वर्किंग के बाद से इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसके बाद से सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे लेड एसिड सेल और निकिल आयरन सेल में अंतर क्या क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर है, ये हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्किंग से इसके वर्किंग ऑफ लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल में आपके दो इलेक्ट्रोड होते हैं, क्योंकि जो आपका धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है वो आपका होता है लेड पेरोक्साइड का, और जो ऋणात्मक होता है वो होता है लेड का। आप दोनों को बिल्कुल लेड का नहीं बना सकते, क्योंकि फिर आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी चाहिए होता है, और दोनों को आप सेम पोटेंशियल पर रख देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा। इसलिए एक को लेड का बनाया जाता है, एक का लेड पेरोक्साइड का बनाया जाता है। और इसमें जो आप इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग करते हैं वो होता है H2SO4, यानी कि पानी और सल्फेट होता है। पानी और सल्फेट मिलकर H2SO4 बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये बेसिकली देखिए काम कैसे करता है। ये काम कैसे करता है, ये आपका उस कंडीशन में जब आपकी बैटरी चार्ज है। जब आपकी बैटरी चार्ज है तो देखिए ये आपका लेड है, ये आपका लेड पेरोक्साइड है, और ये जो है आपका इसमें इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 है। तो जब ये चार्ज है तो इसकी ये चार्ज स्ट्रीम में कंडीशन है। अब आप क्या करते हैं, इसको आप डिस्चार्ज करते हैं, इस पर आप लोड लगा देते हैं। तो लोड लगा देंगे तो क्या होगा, जैसे ही आप लोड लगाएंगे यहाँ से जो आपका सल्फर है, सल्फेट, वो दोनों ओर जाएगा, धनात्मक की तरफ भी और ऋणात्मक की तरफ भी। तो ये दोनों ओर जाएगा और बीच में आपका बचेगा H2O, और ये जो आपका सल्फर है वो दोनों तरफ चला जाएगा। तो ये हो जाएगा तो ये आपका लेड सल्फेट बन जाएंगे आपके दोनों इलेक्ट्रोड। और ये क्रिया आपकी बार बार होती रहेगी, यानी कि जितनी बार आप चार्ज करेंगे, फिर आप जब चार्ज करेंगे तो इसमें से आपका जो सल्फेट है वो फिर बाहर निकल के आपके इसी इलेक्ट्रोलाइट में आके मिलेगा, यानी फिर से आपका ये H2SO4 बन जाएगा। फिर ये जब आप इसको डिस्चार्ज करेंगे तो H2SO4 में से आपका सल्फेट निकल के इन आपके इलेक्ट्रोलाइट में जाएंगे दोनों में, और इन इलेक्ट्रोलाइट में जाने के कारण यहाँ पे आपका H2O बनेगा, यानी कि पानी बनेगा। ये आपकी रिवर्स प्रक्रिया होती है, यानी कि चार्जिंग के समय पहले ये होता है, फिर डिस्चार्जिंग के समय ये होता है। इसको मैं एक बार फिर आप लोगों को बना कर समझा रहा हूँ। अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
लेकिन आप लोग को नोटबुक में अच्छे से बनाने के लिए मैं इसको एक बार और आप लोग के लिए ड्रॉ कर दे रहा हूँ। देखिए मैंने यह आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है। देखिए ये आपका धनात्मक इलेक्ट्रोड है, ये आपका ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, और जब ये चार्ज है तो इसमें आपका जो इलेक्ट्रोलाइट वो H2SO4 है, यानी कि ये इस समय आपका शुद्ध लेड लगभग लगभग है, ये इसमें लगभग 90% हम लोग मानते हैं शुद्ध लेड का यूज किया गया है, क्योंकि ये थोड़ा स्पंजी टाइप का होता है। स्पंजी टाइप मतलब ये समझिए कि आप इसको दबाएंगे तो हल्का सा दबेगा, फिर छोड़ देंगे तो अपने वास्तविक स्थिति में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आप उसको पूरा दबा दिए, अगर आप उसको पूरा दबा दिए तो फिर वो अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं आएगा। तो ये थोड़ा स्पंजी टाइप का लेड होता है। जब ये फुली चार्ज होगा तो ये लेड पूरी तरह से लगभग जब ये पूरी तरह से चार्ज होगा दोनों इलेक्ट्रोड लगभग शुद्ध होंगे। लेकिन जैसे जैसे आपने इस पर लोड लगाया है, अब आप लोड लगाएंगे तो क्या हो, H2SO4 में से आपका सल्फेट निकल करके दोनों तरफ जाएंगे। जब दोनों तरफ जाएंगे जो आपका लेड है वो सल्फेट के साथ क्रिया करके लेड सल्फेट बनाएंगे, और जो आपका यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वहाँ पे आपको H2O बनना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे H2O जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती जाएगी, और ये जैसे जैसे आपका लेड सल्फेट आपके इलेक्ट्रोलाइट में जमा होते जाएंगे वैसे वैसे आपको बैटरी डिस्चार्ज होती जाएगी। फिर आप इसको चार्ज करेंगे, दोनों जो है एक दूसरे की रिवर्स प्रक्रिया होती है, यानी कि अगर ये चार्ज आप डिस्चार्ज करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये अगर डिस्चार्ज आप चार्ज करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो ये मतलब ये दो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होती है, ये एक ही प्रक्रिया आप बार बार करते रहते हैं। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज एक ये होता है कि जितनी बार आप चार्ज डिस्चार्ज करते हैं तो इसमें सल्फेट आपका एक बार आपके इलेक्ट्रोड में आता है, फिर एक बार इलेक्ट्रोड से बाहर निकलता है। तो ऐसी प्रक्रिया में जो आपका लेड है वो आपका टूट टूट करके नीचे गिरने लग जाता है। यहाँ नीचे पिच घर होता है, इस इसमें आपका टूट टूट के गिरने लग जाता है। इस कारण से इसके बीच में थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है। इसको कभी भी ऐसा नहीं बनाया जाता है कि ये बिल्कुल इसके पास तक हो, इसको थोड़ा ऊंचाई तक ही रखा जाता है, यानी जो आपका इलेक्ट्रोड है उसको थोड़ा ऊंचाई रखा जाता है ताकि इसमें से जो आपका पदार्थ निकल के गिरे वो नीचे आके इकट्ठा हो और इसके साथ संपर्क करके वो शॉर्ट सर्किट न करे। नहीं तो अगर इसमें से वो निकल गिरे और ऐसे वो करते करते किसी माध्यम से अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो फिर ये आपके बैटरी को डैमेज कर देगा। तो इसलिए इसको नीचे से थोड़ा खाली जगह छोड़ दिया जाता है। इसका ये एक डिसएडवांटेज होता है कि बार बार चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की क्रिया द्वारा इसमें से जो आपके पदार्थ हैं वो निकल के धीरे धीरे गिरते रहते हैं। तो ये तो हो गया इसका वर्किंग। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अब हम लीड एसिड बैटरी की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि उसके कौन कौन से गुण होते हैं। देखिए जो बैटरी है ये बहुत ही पुरानी तकनीक पे काम करती है, इसका निर्माण बहुत ही पहले हुआ था। देखिए लीड एसिड बैटरीज की प्रॉपर्टी, तो ये बैटरी जो है इसका निर्माण सन 1859 में हो गया था। इसका निर्माण सन 1859 में गैस्टोन प्लांटे ने किया था। गैस्टोन प्लांटे ने किया था, और ये जो है यह दुनिया की जो आपकी लेड एसिड बैटरी या जो फिर आपकी लेड एसिड सेल जो है ये दुनिया की पहली सेकेंडरी सेल थी। यानी कि इसके पहले जितने भी सेल बने थे वो केवल सिंगल यूज थे, यानी कि एक बार आपने उसको यूज किया फिर आपने उसको फेंक दिया या फिर उसको आपने डिस्पोज कर दिया। जबकि ये जो बैटरी थी लीड एसिड सेल या लीड एसिड बैटरी, इसका प्रयोग आप बार बार कर सकते थे। तो इसको चार्ज करने के लिए उस समय बहुत सारे प्राइमरी सेल्स बनाने पड़ते थे। उस समय
उस समय इसको चार्ज करने के लिए बहुत सारे प्राइमरी सेल बनाने पड़ते थे, क्योंकि उस समय जो जनरेटर का आविष्कार था वो अभी ठीक प्रकार से हुआ नहीं था, वो ठीक प्रकार से उस समय काम नहीं कर रहे थे। तो उस समय लीड एसिड सेल का जब आविष्कार हुआ था तो उसको दोबारा चार्ज करने के लिए बहुत सारे प्राइमरी सेल्स का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसके प्रॉपर्टी जो है, इसकी हाई पावर डेंसिटी। इसकी हाई पावर डेंसिटी होती है। अब यहाँ हाई पावर डेंसिटी का मतलब आप समझिए, मतलब समझिए कि दो टंकी है, एक टंकी में भी 100 लीटर पानी भरा हुआ है, दूसरे टंकी में भी 100 लीटर पानी भरा हुआ है। अब बात आती है कि कौन उस टंकी को, उस पूरे पानी को जल्दी खाली कर देगा। तो एक जो टंकी है वो 1 सेकंड में 2 लीटर पानी निकाल रही है, क्योंकि जो दूसरी टंकी है उसकी यह है कि वो 1 सेकंड में वो पूरे पूरे 100 लीटर पानी निकाल सकती है। तो ऐसे में इसकी जो हाई पावर डेंसिटी है ये दूसरी टंकी की तरह है, यानी कि एक बार में ये पूरी की पूरी पावर निकाल सकती है। इसकी क्षमता इतनी होती है कि 400 एम्पियर तक की करंट ये दे सकती है। जैसे आपने गाड़ियों में देखा होगा, जो गाड़ी बाइक में या फिर कार में आपके जो बैटरी होते हैं उनसे जो अब आपको झटका लगता है तो झटका बहुत ही तेज होता है। अगर आपकी उन बैटरी में अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो बैटरी कभी कभी ब्लास्ट भी हो जाती है। इसका कारण यही होता है कि उनकी हाई पावर डेंसिटी होती है, यानी कि उनके अंदर जितना भी पावर होता है वो एक ही सेकंड में बाहर निकाल सकती हैं। तो इसके फायदे भी है, नुकसान भी। जहाँ पे हम कोई हाई पावर डेंसिटी की आवश्यकता होती है वहां पर तो उनका यूज कर लेते हैं, नहीं अगर कभी गलती से शॉर्ट सर्किट हो गया तो फिर वहां पे हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। तो ये इसकी एक तरह से ये इसका गुड भी है और अवगुड भी है, लेकिन ये हमारे लिए ज्यादा उपयोगी होता है अगर हम इसको सावधानी पूर्वक यूज करें तो एक तरह से ये हमारे लिए फायदेमंद है। इसके बाद से इसका अगला प्रॉपर्टीज है कि जैसे आप इसको बार बार चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, जितनी बार आप चार्ज करते हैं और डिस्चार्ज करते हैं तो आपका H2SO4 और H2 यानी कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड और पानी बनता है, और बार बार आपके जो लेड है वो लेड सल्फेट बनते हैं और लेड पेरोक्साइड बनते हैं। तो इस प्रक्रिया के दौरान आपके बार बार ऐसा होने के कारण आपके जो ब्लेड, जो आपके लेड के जो इलेक्ट्रोड है वो डैमेज हो जाते हैं, और डैमेज होने के कारण वो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी बैटरी पुरान हो जाती है, इनकी लॉन्ग टर्म यूज करते हैं, उसकी लाइफ जब पुरानी हो जाती है तो बैटरी आपकी एक तरह से खराब हो जाती है, फिर आपको उसके इलेक्ट्रोड बदलने पड़ते हैं। तो इसका ये डिसएडवांटेज है। अब देखिए, बार बार पानी और H2SO4 बनता है तो क्या होता है, बार बार पानी और H2SO4 बनने के कारण इसका जो इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व है वो घटता बढ़ता रहता है। तो इसका अपेक्षिक घनत्व घटते बढ़ते रहने के कारण इसका हम लोगों को फायदा मिलता है। फायदा कैसे मिलता है, जैसे अगर आपको बैटरी को चेक करना हो को कितना चार्ज है या कितना डिस्चार्ज है, तो उसके लिए आपको मल्टीमीटर हर जगह लेकर के घूमने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे कितना हो भी बड़ी बैटरी हो, आप ग्रेविटी मीटर से आप सीधे उसके इलेक्ट्रोलाइट में डाल करके आप चेक कर सकते हैं कि वो कितना चार्ज है। ये इसके इस गुण का फायदा है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कारण पानी और H2SO4 बनने का कार्य जो आपका अपेक्षित घनत्व कम होता है और ज्यादा होता है, उसका ये आपको एक फायदा मिलता है कि आप उसके ग्रेविटी मीटर से सीधे आप उसके इलेक्ट्रोलाइट से माप सकते हो कि वो कितना चार्ज है या कितना डिस्चार्ज है। इस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाले पॉइंट से हमें दो बातें पता चली। एक तो कि इसके इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व घटता बढ़ता रहता है।
तो इसके इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व तो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। ये इसके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया के दौरान जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड और H2O और पानी बनता है, उन दोनों के कारण होता है। जबकि इसका फायदा एक और हमको मिलता है, वो फायदा क्या होता है कि इसका अपेक्षित घनत्व तो घटता बढ़ता रहता है। इसी कारण आप ग्रेविटी मीटर से आप सीधे इसको माप सकते हैं कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज है। तो ग्रेविटी मीटर की सहायता से यानी कि इसकी बैटरी की चार्जिंग इसकी पता करने के लिए आपको कोई लोड लगाने की आवश्यकता नहीं है, या फिर किसी भी तरह की आपकी मल्टीमीटर लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे सीधे आप पता कर सकते हो कि आपकी बैटरी चार्ज है कि नहीं है। लेकिन जब आप इसे बार बार चार्ज करते हैं और डिस्चार्ज करते हैं तो इसके जो प्लेट है वो खराब हो जाते हैं। तो इसका एक गुण ये भी है, बार बार चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रक्रिया का इसके प्लेट डैमेज हो जाते हैं। लेड एसिड सेल को कभी भी आप अधिक करंट पे चार्ज नहीं कर सकते। यानी कि जिस उसकी रेटिंग करंट है, अगर आप चाहे उससे अधिक करंट पे आप इसको चार्ज करें तो आप उसको चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जो आपके इलेक्ट्रोड जो है वो लेड के बने हैं। लेड के बने होने का वो यांत्रिक रूप से कमजोर होते हैं और वो जल्द गर्म होकर के मुड़ जाते हैं, यानी कि उनमें बकलिंग दोष हो जाता है। तो ये दोष ना आए इसके लिए आप इसको कभी भी अधिक करंट पे यानी कि ओवर करंट पे आप इसको चार्ज नहीं करेंगे। अगर आप इसको ओवर करंट पे चार्ज करेंगे तो इसमें बकलिंग दोष उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ से आपको एक प्रॉपर्टीज मिलता है, लेड एसिड सेल को अधिक करंट पर चार्ज नहीं कर सकते। अगर आप इसको अधिक करंट पे चार्ज करेंगे तो इसमें बकलिंग दोष शुरू हो जाता है, यानी कि आपकी प्लेटें मुड़ने लग जाती है और धीरे धीरे प्लेटें मुड़ने के कारण उनमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसका जो अब इसका अगला प्रॉपर्टीज है वो ये है कि आप इसको कभी भी डिस्चार्ज अवस्था में नहीं छोड़ सकते, यानी कि आपको हमेशा इसको चार्ज रखना है। देखिए इसके जो इलेक्ट्रोड है वो लेड के बने हैं। जब आप इसको फुली डिस्चार्ज कर देते हैं तो आपके इलेक्ट्रोड से उस समय क्या होता है, आपके सल्फेट इकट्ठे होते रहते हैं, यानी कि उसमें पूरी तरह से सल्फेशन हो जाता है, यानी सल्फेटेशन हो जाता है। जब वो फुली डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर वो आपके उसको चार्ज करेंगे तो चार्ज नहीं होता है। तो इसलिए आप इसको कभी भी पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं कर सकते, यानी कि आप इसको फुल्ली डिस्चार्ज ही नहीं कर सकते। इस वजह से इसका इलेक्ट्रोड लेड का बना होने के कारण इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है। इसका हमको फायदा मिलता है। इसका फायदा ये मिलता है कि इसके जो लॉसेस होते हैं, जो इंटरनल लॉसेस होते हैं वो हमारे कम हो जाते हैं।
जिसकी वजह से इसकी जो दक्षता है यानी कि एम्पियर आवर इफिशियंसी वो हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। इसकी इफिशियंसी लगभग 90 से 95% होती है, जो कि बहुत ही अच्छी होती है। इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। और इसकी एम्पियर आवर दक्षता 90 से 95% तक होती है। ये उसके कुछ मेन प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद मैं इसके ईएमएफ बता रहा हूँ कि इसके ईएमएफ किस स्थिति में कितनी होगी, आप कैसे मल्टीमीटर से पहचानेंगे कि कितनी चार्ज है, डिस्चार्ज है कि फुली चार्ज है। इसके बारे में जो लेड एसिड सेल है, इसका जो नॉर्मल ईएमएफ होता है यानी कि जब आप उस पर लोड लगाते हैं तो उसका जो नॉर्मल ईएमएफ होता है वो 2 वोल्ट होता है। देखिए मैं यहाँ पे सेल की बात कर रहा हूँ, बैटरी की नहीं। सेल यानी कि केवल उसमें एक सेल रहेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसके एक सेल की जो आपकी नॉर्मल ईएमएफ होता है आउटपुट के समय वो 2 वोल्ट होता है, लेकिन जब वो आपका फुली चार्ज हो तो 2.1 वोल्ट होता है, जबकि अगर वो आपका फुली डिस्चार्ज हो तो 1.8 वोल्ट उसका ईएमएफ होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इससे आप मल्टीमीटर से, जैसे आप कहीं दुकान पे जाते होंगे तो केवल मल्टीमीटर से चेक करके आपको बता देते हैं कि आपकी बैटरी चार्ज है कि डिस्चार्ज है। ऐसे ही आप भी घर पे पता कर सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके ईएमएफ नॉर्मल कंडीशन में अब नॉर्मल कंडीशन में ये 2 वोल्ट होता है, लेकिन जब फुली चार्ज हो तो ये 2.1 वोल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको फुली डिस्चार्ज कर देंगे तो ये 1.8 वोल्ट तक हो जाता है, जो कि आपका होना नहीं चाहिए। आपको इसको कभी भी फुली डिस्चार्ज नहीं करना है, इसको कुछ ना कुछ आपको चार्ज ही रखना है। यानी कि आपको कोशिश करना है कि ये कभी भी 1.8 वोल्ट आपके एक सेल की ना आए, इससे ज़्यादा ही रहे, 2 वोल्ट रहे, 1.9 वोल्ट रहे, लेकिन 1.8 वोल्ट न रहे। और यहाँ पे बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि अगर हम सेल को बड़ा बनाएं, यानी कि बैटरी नहीं, एक सेल को अगर हम बड़ा बनाएं तो क्या हमारा वोल्टेज ज़्यादा होगा। देखिए आप सेल इतना छोटा बनाएं या फिर इतना बड़ा बनाएं, वो आपका जो वोल्टेज देगा वो वोल्टेज आपका इतना ही रहेगा, चाहे आपका छोटा हो या फिर बड़ा हो। लेकिन आपका अगर सेल बड़ा है तो सेल बड़ा होने के कारण आपको उसमें आवेश ज़्यादा इकट्ठे होंगे, तो उसमें आपकी जो एम्पियर है वो एम्पियर बढ़ जाएगा। लेकिन आप सेल कितना छोटा बनाएं, इतना छोटा या फिर इतना बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अगर वो लीड एसिड सेल है तो उसका आउटपुट 2 वोल्ट ही होगा, वो 3 वोल्ट नहीं हो सकता। ये इसका प्रॉपर्टीज होता है। ये अलग अलग सेल के लिए अलग अलग होता है। तो इसमें आप कभी डाउट मत पड़िएगा कि अगर हम सेल छोटा बनाए तो उसमें कम वोल्टेज होगा और सेल बड़ा बनाए तो ज़्यादा वोल्टेज होगा। आपका सेल छोटा हो या बड़ा हो वो उसमें वोल्टेज समान होगा, आपका करंट चेंज हो जाएगा। अगर बड़ा सेल है तो उसमें ज़्यादा करंट आएगा, अगर छोटा सेल है तो उसमें कम करंट आएगा। ये अंतर होता है इसमें। ये नहीं है कि अगर आप छोटा सेल यूज कर रहे हैं तो उसमें कम वोल्टेज है और ज़्यादा बड़ा सेल यूज कर रहे हैं तो ज़्यादा वोल्टेज है। अगर आपको ज़्यादा वोल्टेज लेना है तो आप बैटरी का यूज कर सकते हैं, यानी कि एक से अधिक सेल को आप श्रेणी क्रम में जोड़ लीजिए, आपको ज़्यादा वोल्टेज मिल जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट लेड एसिड सेल। इसके बाद से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ निकिल आयरन सेल के बारे में। निकिल आयरन सेल के सबसे पहले मैं आपको पार्ट्स बताऊंगा, फिर उसका वर्किंग और फिर उसके प्रॉपर्टीज। तो इसके पार्ट्स के लिए मैं आप लोगों को एक इमेज दिखाऊंगा और उसी इमेज में मैं उसके सारे पार्ट्स बता दूंगा कि उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये जो आप लोगों को इमेज में दिख रहा है यही आपका निकिल आयरन सेल है। अब देखिए इसमें कुल 8 पार्ट्स होते हैं मेनली। एक होता है निगेटिव टर्मिनल, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया आपका निगेटिव टर्मिनल। दूसरा होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल। उसके बाद से आपका होता है निगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट। उसके बाद से आपके होते हैं पिन इंसुलेटर। उसके बाद से आपका कंटेनर, ये आपका पिन इंसुलेटर हो गया। और उसके बाद से इसमें आपका भरा जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट आपका फिलर कैप से भरा जाता है।
ये आपका एक पार्ट हो गया फिलर कैप। तो चलिए अब हम एक एक करके सबके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट की। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है उसमें आपका 21% होता है कि OH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बाकी 79% आपका होता है लिथियम हाइड्रेट, यानी कि 21% आपका ये 20 मैंने लिख दिया, 21% KOH और 79% आपका होता है लिथियम हाइड्रेट। इसके बाद से बात करें आपके इसके निगेटिव ग्रेड, यानी कि ये जो आपका निगेटिव ग्रेड है, आपका निगेटिव ग्रेड यानी कि कैथोड जो इलेक्ट्रोड होता है वो होता है आपका फेरस ऑक्साइड, यानी कि आयरन ऑक्साइड इसको बोला जाता है, आयरन ऑक्साइड FeO। जबकि आपका जो पॉजिटिव ग्रेड है ये आपका बना होता है निकिल हाइड्रोक्साइड। ये जो है ये आपके पिन इंसुलेटर जो आपके सेलों को एक दूसरे से अलग रखते हैं, और ये जो है आप इसकी बॉडी है जिसको कंटेनर बोला जाता है। कंटेनर का मतलब वो पात्र हो गया जिसके अंदर आपके बैटरी को बनाया जाता है या फिर बैटरी को रखा जाता है। तो ये आपका सॉलिड स्टील का बना होता है, इसी को कंटेनर बोला जाता है। जबकि ये जो आपका ऊपरी भाग हो गया फिलर कैप, ये आपका रबड़ का बना होता है। ये एक तरह से कैप की तरह होता है, यानी कि टोपी की तरह होता है जिसको ऊपर से ऐसे बंद कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। और आपका जो भी इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है वो इसी फिलर कैप के द्वारा भरा जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा अगर आपने इस तरह की बैटरी यूज की होगी तो। और ये देखिए ये जितने भी ये आपके सेल हैं इन सबको आपको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है ताकि आपकी एम्पियर आवर दक्षता बढ़ सके। उसके बाद से देखिए ये आपके ग्रिड सेपरेटर है, इसमें हर एक सेल को अलग अलग सेपरेट किया गया है इन सेपरेटर के द्वारा। तो ये हम लोगों का निकिल आयरन सेल या फिर एडिशन सेल का बेसिक सा कंस्ट्रक्शन है या फिर उसके पार्ट्स हैं जो कि बहुत ही आसान है। इसको इमरजेंसी लाइट वाले बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं जो इमरजेंसी लाइट बनाते हैं, क्योंकि इनका कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान होता है और इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है। अब हम निकिल आयरन सेल का वर्किंग पढ़ेंगे कि ये कार्य किस प्रकार करता है। तो इसका जो निकिल आयरन सेल का जो धनात्मक सेल होता है, जो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है वो निकिल हाइड्रोक्साइड या निकिल हाइड्रेट का बना होता है। जबकि आपका जो ऋणात्मक होता है वो आपका आयरन ऑक्साइड FeO का बना होता है। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, आप लिखेंगे निकल आयरन। जो निकल के साथ आएगा वो आपका पॉजिटिव है और जो आयरन के साथ आएगा वो आपका निगेटिव है। तो निकल हाइड्रोक्साइड, तो निकल हाइड्रोक्साइड या निकल हाइड्रेट आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा, क्योंकि आपका आयरन ऑक्साइड या फिर आपका निकिल आलेपित स्टील, यानी कोई स्टील जिस पे निकिल का प्लेटिंग किया गया हो वो आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। तो ऐसे आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं कि जो निकिल है यानी जो पहले आ रहा है पॉजिटिव, जो बाद में आ रहा है वो निगेटिव। ऐसे आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए इसका वर्किंग कैसे करता है। ये जो वर्किंग है ये रिवर्स होता है, यानी कि आप चार्ज करेंगे तो पहले आपको ये मिलेगा। अगर ये डिस्चार्ज कंडीशन में है, आप बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो आपको ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा। और अगर ये आपका चार्जिंग कंडीशन में है तो आप इसको अगर डिस्चार्ज करेंगे यानी लोड लगाएंगे तो आपको ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपका KOH है यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका इलेक्ट्रोड है। और यहाँ पे इलेक्ट्रोड किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, वो इस पूरे रिएक्शन के दौरान यानी इस पूरी प्रक्रिया के दौरान रासायनिक क्रिया में कोई भी भाग नहीं लेता है। वो बस जितने भी आयन होते हैं उन आयनों का स्थानांतरित करते। देखिए यहाँ पर भी KOH है, यहाँ पर भी KOH है, यानी कि आपका जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया गया है उसका कहीं भी इसमें रासायनिक क्रिया नहीं करता है। वो केवल आयनों का प्रवाह करता है, यानी कि केवल आयनों का स्थानांतरण करता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए। तो इस प्रकार से आपका निकिल आयरन सेल काम करता है। अब देखिए ये कहाँ पे बनता है, ये आपका पॉजिटिव भी बनेगा कब, जब आपका चार्ज हो रहा हो। ये आपका निगेटिव बनेगा जब आपका डिस्चार्ज हो रहा हो। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है जो आपके किसी भी प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहा है, केवल वो आयन का ट्रांसफर कर रहा है, यानी कि स्थानांतरण कर रहा है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में।
वैसे ही जब आप इसको आप डिस्चार्ज करेंगे तो ये आप प्रोडक्ट आपका धनात्मक इलेक्ट्रोड पे बनेगा। ये आपका इलेक्ट्रोड है जो किसी भी तरह से रासायनिक क्रिया में भाग नहीं ले रहा है, और ये आपका ऋणात्मक बनेगा। तो ये आपका निकिल आयरन सेल का वर्किंग होगा। अब हम निकिल आयरन सेल के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए निकिल आयरन भी एक लीड एसिड सेल की तरह ही यह भी एक सेकेंडरी सेल है। तो इसका पहला प्रॉपर्टीज हो जाएगा क्या, यह एक सेकेंडरी सेल है। सुबह से इसमें आप इलेक्ट्रोलाइट किसका यूज करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये तो अब तक आप लोगों को याद हो गया होगा। इसमें इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार होता है, इसलिए जो है क्षारीय सेल होता है। तो क्या होता है KOH के कारण इसे क्षारीय सेल कहते हैं। ठीक है, इसमें KOH का प्रयोग किया जाता है यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारीय है, तो इसलिए ये इसको क्षारीय सेल कहते हैं, और इसी को एडिशन सेल भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है एडिशन सेल। अब देखिए, अब इसमें किसका प्रयोग हो रहा है, इलेक्ट्रोड के रूप में। इलेक्ट्रोड के रूप में आपका हो रहा है निकिल का और आयरन का, यानी कि निकिल और आयरन ये दोनों क्या है, ये दोनों धातु है। तो दोनों धातु का अगर आप प्रयोग करेंगे किसी सेल में तो क्या होगा, वो यांत्रिक रूप से मजबूत होगी। तो ये क्या होता है, ये यांत्रिक रूप से मजबूत होती हैं। आपने धातु का प्रयोग किया है इलेक्ट्रोड के रूप में, तो यांत्रिक रूप से मजबूत हो जाती है। लेकिन जब अब आप धातु का यूज कर रहे हैं, तो धातु का यूज करेंगे तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो इसलिए इनका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने के कारण आपके लॉसेस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण इसकी इफिशियंसी कम हो जाती है। इसकी इफिशियंसी लगभग 80% तक हो जाती है, यानी कि इसकी इफिशियंसी कम हो जाती है। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस आपका हाई हो जाता है, जिसके कारण आपके जो इफिशियंसी जो है वो कम हो जाती है। कम कितनी हो जाती है, लगभग 80%। जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसकी इफिशियंसी अपने आप आपकी कम हो जाएगी। तो इसका एक अवगुण है। निकिल आयरन बैटरी में आप इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो आप निकिल हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं या फिर निकिल हाइड्रेट का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों में से किसी एक का है, या तो निकिल हाइड्रोक्साइड या फिर निकिल हाइड्रेट, दोनों नहीं। इसका एक ये प्रॉपर्टीज होगा, इसका धनात्मक इलेक्ट्रोड या तो आप निकिल हाइड्रोक्साइड प्रयोग करेंगे या फिर निकिल हाइड्रेट प्रयोग करेंगे, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं। वैसे ही आप इसमें ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, आप ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में या तो आप आयरन ऑक्साइड यूज करेंगे या फिर आप निकिल लेपित स्टील, या फिर वो स्टील जिसके ऊपर आपका निकिल की कोटिंग की हुई हो,
आप उसका प्रयोग करेंगे तो यह आपका ऋणात्मक इलेक्ट्रोड हो गया। इसके साथ जो आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग करते हैं, आप इलेक्ट्रोलाइट ग्रुप में आप इसमें दो तरह के दो इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है, दोनों का मिश्रण एक निश्चित अनुपात में, वो अनुपात निश्चित होता है, आप उतना ही यूज करेंगे, उससे न कम ना उससे ज्यादा। तो क्या होता है, एक होता है लिथियम हाइड्रेट और दूसरा होता है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इन दोनों का निश्चित अनुपात होता है, ये जो होता है आपका 71% होता है और ये होता है आपका 29%। और ये बिल्कुल इसी अनुपात में लाया जाता है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही प्रबल क्षार है, इससे ज़्यादा आप यूज करेंगे तो आपको बैटरी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसलिए इसको आप निश्चित अनुपात में प्रयोग करते हैं। निकेल आयरन सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है, वो इलेक्ट्रोलाइट किसी भी तरह के रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। तो ये भी इसका एक प्रॉपर्टीज है कि इलेक्ट्रोलाइट रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता। रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट केवल आयनों का स्थानांतरण करता है। क्या करता है, आयनों का स्थानांतरण करता है। तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रोलाइट जो किसी प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया में जब भाग नहीं ले रहा है, जब वो किसी प्रकार रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा, तो इसका अपेक्षित घनत्व तो हमेशा एक समान रहता है। इसका अपेक्षित घनत्व तो न कम होता है न ज्यादा होता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, केवल आयनों का स्थानांतरण कर रहा है, आयनों का ट्रांसफर कर रहा है। इस कारण से इसके अपेक्षित घनत्व तो हमेशा स्थिर रहता है। इसका अपेक्षित घनत्व तो समान रहता है, जबकि आपके लीड एसिड बैटरी में क्या हो रहा था, जैसे जैसे आपका चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रहा था, आपका अपेक्षित घनत्व तो बदल रहा था, क्योंकि वहां पर हमको उसको एक फायदा मिल रहा था और एक नुकसान भी मिल रहा था। फायदा ये मिल रहा था कि हम उसके बैटरी को सीधे हम माप सकते थे कि बैटरी कितनी चार्ज है। नुकसान क्या हो रहा था कि हमारे जो बैटरी के जो इलेक्ट्रोड है, उसके जो पदार्थ वो धीरे धीरे खराब होकर के गिरते जाते हैं। तो ये इसका एक ये फायदा कह सकते हैं, या फिर एक तरह का इसका प्रॉपर्टीज कि इसका अपेक्षित घनत्व तो समान होता है, यानी कि वो घटता बढ़ता नहीं है। और इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट घनत्व का एक समान होने का यहाँ पे एक बहुत फायदा हम लोग को मिलता है कि आप लोग इस सेल को, यानी निकेल आयरन सेल को आप लोग डिस्चार्ज अवस्था में रख सकते हो, यानी कि आप इसको पूरी तरह से डिस्चार्ज कर दो तब भी इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर आप इसको आप दोबारा चार्ज करोगे तो ये दोबारा चार्ज होगा, यानी कि इस जो सेल इसको डिस्चार्ज रखा जा सकता है, इसको डिस्चार्ज रखा जा सकता है। यह एक इसका बहुत बड़ा फायदा है। इसके बाद से देखिए इसमें जो इलेक्ट्रोड जो है वो निकिल का प्रयोग होता है और आयरन का प्रयोग होता है। जब निकिल और आयरन का जब आप प्रयोग करेंगे इलेक्ट्रोड के रूप में, तो ये क्या होगा, आंतरिक रूप से सुदृढ़ होगा, यानी कि ये आंतरिक रूप से मजबूत होते हैं। ये यांत्रिक रूप से मजबूत होते हैं। और जब ये यांत्रिक रूप से मजबूत होते हैं तो आप इसका एक फायदा और मिलता है कि आप इन्हें ओवर करंट पे चार्ज कर सकते हैं, यानी कि आप इन्हें हाई करंट पे चार्ज कर सकते हैं, इनमें बकलिंग दोष नहीं होता है। इनमें हाई करंट पर चार्ज कर सकते हैं, और जब आप हाई करंट पे चार्ज करेंगे तो लेड स्ट्रक्चर में आपका बकलिंग दोष हो जा रहा था,
जबकि इसमें आपका बकलिंग दोष नहीं होता है, इसमें बकलिंग दोष नहीं होते, यानी कि इसमें आपकी प्लेटें नहीं मुड़ती हैं। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आप एक दूसरे से रिलेट करके लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप लोग नोट्स करते बनाते जाएंगे, फिर आप लोग दोबारा पढ़ेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से ठीक से लिखिएगा। तो ये हमने पढ़ लिया लेड एसिड सेल और निकिल आयरन सेल। अब इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, ये हम आपको एक टेबल के माध्यम से बता रहा हूँ। तो ये हो गया हम लोगों का लीड एसिड सेल और निकिल आयरन सेल। अब मैं इन दोनों के बारे में आप लोगों को अंतर बताने वाला हूँ कि इन दोनों में क्या अंतर होता है, जिससे आप आसानी से इन दोनों में अंतर कर सकें। अब हम लोग लीड एसिड सेल और निकिल आयरन सेल के अंतर पढ़ेंगे, तो हम लोग 2 कॉलम बना लेते हैं जिसमें हम लोग इन अंतर को समझेंगे। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन lead acid cell and nickel iron cell। हम यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे। एक में लिखेंगे हम स्पेसिफिकेशन, यानी कि हम किस आधार पर उनका तुलना कर रहे हैं। एक में लिखेंगे कि लेड एसिड सेल में क्या होता है, दूसरे में निकिल में क्या होता है। तो सबसे पहले स्पेसिफिकेशन, यानी किस आधार पर हम तुलना कर रहे हैं। फिर लेड एसिड सेल, ये आप लोग ठीक से लिखिएगा पूरा पूरा। उसके बाद से निकिल आयरन सेल, मैं ऐसे लिखा हूँ, आप लोग इसको पूरा लेड एसिड सेल लिखिएगा। इसमें जो हम लोग पहला दोनों में अंतर करते हैं वो करते हैं हम लोग धनात्मक इलेक्ट्रोड। तो लेड एसिड सेल में किसका इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है, लेड एसिड सेल में आपका होता है लेड पेरोक्साइड। जबकि आपका निकिल आयरन सेल में क्या होता है, निकिल आयरन सेल में आपका होता है निकिल हाइड्रोक्साइड या फिर निकिल हाइड्रेट। उसके बाद से हम लोग जो दूसरा अंतर करते हैं, दूसरा करते हैं हम लोग ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के आधार पे। हम लोग ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कौन सा यूज कर रहे हैं, तो आपको लेड एसिड सेल में कौन सा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड प्रयोग होता है। तो लेड एसिड सेल में आपका ऋणात्मक होता है लेड, जबकि आपका निकिल आयरन सेल में क्या होता है आयरन ऑक्साइड या फिर आपका निकिल लेपित स्टील। ये आपके निगेटिव इलेक्ट्रोड प्रयोग कर दिए जाते हैं। उसके बाद से जो इनमें आपका इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर अंतर देखा जाए, तो इलेक्ट्रोलाइट देखा जाए, इसमें देखिए लेड एसिड सेल में आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है पानी और सल्फर, यानी कि H2SO4। जबकि निकिल आयरन सेल में आपका इलेक्ट्रोड होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रेट। ठीक, तो ये आपके अंतर हो गए। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसके बाद जो हम इनका नेट स्पेसिफिकेशन के आधार पर तुलना करते हैं इसके ईएमएफ के आधार पे। तो इनका जो एवरेज ईएमएफ होता है, यानी कि जो हम सामान्य तौर पर लोड लगाते हैं तो उसमें जो ईएमएफ हमको प्राप्त होता है, एवरेज ईएमएफ लेड एसिड सेल के लिए होता है 2 वोल्ट, जबकि निकिल आयरन सेल के लिए होता है 1.2 वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा अंतर आ जा रहा है निकिल आयरन सेल और लेड एसिड सेल में एवरेज ईएमएफ। जबकि अगर आप फुल्ली चार्ज की बात करें, फुल्ली चार्ज जब हो उस समय ईएमएफ कितना होता है, तो इसका होता है 2.1 वोल्ट,
जबकि इसका फुली चार्ज समय होता है 1.4 वोल्ट। जबकि अगर आप फुली डिस्चार्ज की बात करें, फुली डिस्चार्ज पे जब आप ईएमएफ देखेंगे तो लेड एसिड सेल में फुली डिस्चार्ज में वोल्टेज आपका हो जाता है 1.8 वोल्ट, जबकि निकल आयरन सेल में आपका फुली डिस्चार्ज में आपका वोल्टेज होता है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट से 1.1 वोल्ट इसके बीच में रहता है जब ये फुली डिस्चार्ज हो। कभी कभी होता है कि वो 1 वोल्ट ना हो, 1.1 वोल्ट ही हो, लेकिन वो फुली डिस्चार्ज हो गया हो, उसके बाद से वो काम नहीं करे, तो ऐसा भी संभव है। इसलिए इसको 1 वोल्ट से 1.1 वोल्ट तक उसको फुली डिस्चार्ज माना जाता है। इसके बाद से जो हम लोग नेक्स्ट तुलना करते हैं वो हम करते हैं इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध के आधार पे। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस के आधार पे तो जो लेड एसिड सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकल आयरन सेल की तुलना में कम होता है, तुलनात्मक कम, और इसका क्या होता है, इसकी तुलना में ज्यादा होता है, तो इसका तुलनात्मक अधिक। यहाँ पे तुलनात्मक कम और तुलनात्मक अधिक इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि किससे कम होता है किससे ज्यादा होता है, क्योंकि और भी कई सेल ऐसे होते हैं जिनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो लेड एसिड सेल से भी कम हो, तो वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि इसका कम है, आप कहेंगे कि इससे तुलनात्मक रूप से कम है या इससे तुलनात्मक रूप से अधिक है। आपको कोई ना कोई एक रेफरेंस लेना होगा तभी तो आप बताएंगे कि वो कम है कि ज्यादा है। जैसे आपको बताना हो कि एक ज्यादा है कि कम है, तो आप कैसे बताएंगे कि एक ज्यादा है कि कम है, ऐसे बताएंगे ना कि 0 से 1 ज्यादा है। अगर आपको बताना हो कि 1 कम है तो कैसे बताएंगे, कहेंगे 2 से 1 कम है। तो वैसे ही ये तुलनात्मक रूप से एक दूसरे से कम है या अधिक है। अगर किसी और से तुलना करेगा किया जाएगा तो आप उससे बताएंगे उससे कम है या अधिक है। तो यहाँ पर अगर आप केवल कम कह देते हैं कि लेड एसिड सेल का रेजिस्टेंस कम होता है, तो कम कितना होता है किससे होता है ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर तुलनात्मक कम और तुलनात्मक अधिक किया जाता है। इसके बाद से बात किया जाता है एम्पियर आवर दक्षता की। तो ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। लेड एसिड सेल की एम्पियर आवर दक्षता होती है 90 से 95%, क्योंकि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है, जबकि निकल आयरन सेल की जो आपकी दक्षता होती है वो आपकी 80% के लगभग होती है या फिर इससे भी कम होती है, क्योंकि इनका इंटरनल रेजिस्टेंस इससे हाई होता है। तो उसके बाद बात करें कीमत की, तो कीमत जो है इसके रूप से तुलनात्मक कम होता है। फिर वही बात हो गया कि आपको बताना है कि किससे कम होता है और किससे अधिक होता है। तुलनात्मक कम होता है इसकी कीमत, जबकि इसकी कीमत इससे तुलनात्मक अधिक होती है। इसके बाद जो लास्ट आधार पर तुलना की जाती है वो होता है इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व के आधार पे। जहाँ पे मैंने आप बताया लेड एसिड सेल में आपका अपेक्षित घनत्व क्या होता है, अपेक्षित घनत्व आपका पानी बनने के कारण घटता बढ़ता रहता है। जबकि आपके निकल आयरन सेल में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट जो है वो रासायनिक क्रिया में भाग ही नहीं लेता, इसका अर्थ उसके साथ कोई क्रिया ही नहीं होती, तो इसमें इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको सुझाव हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का प्रयोग करके आप हमें सुझाव दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैटरी चार्जिंग और ट्रबल शूटिंग ऑफ बैटरी, यानी बैटरी में जब दोष आते हैं तो आप उसको किस प्रकार से दूर करेंगे और बैटरी को चार्ज करने की कितनी विधियां हैं, ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।